देखिए दो प्रकार के धारामापी आपके कोर्स में है। ये दोनों धारामापी लगभग एक ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस बता दूंगा, लेकिन दोनों के यूज में, दोनों को प्रयोग करने में थोड़ा सा अंतर है। एक सुविधाजनक ज्यादा है, दूसरा वाला थोड़ा सुविधाजनक कम है, लेकिन उसकी यथार्थता ज्यादा है। दोनों की अपनी अलग क्वालिटी है। इसके पहले का जो टॉपिक है वो आप पढ़े होंगे कि अगर किसी धारावाही कुंडली को, कहने का मतलब कई फेरों की अगर एक कुंडली है, उस कुंडली को अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं, ठीक है, या रखते हैं, तो उस पर एक बलयुग्म काम करता है, बलों का जोड़ा काम करता है, जो कि उस कुंडली को उस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने का प्रयास करता है। ऐसे बलयुग्म को आप विक्षेपक बलयुग्म भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसका मान होता है कैपिटल N I A B sin थीटा। कैपिटल N टाउ इक्वल टू होता है कैपिटल N I A B sin थीटा। पिछले वाले वीडियो में इसको बताया गया था। जहां N जो होता है, मैं नोट कर दे रहा हूं, टाउ इक्वल टू होता है कैपिटल N I A B sin थीटा। ये होता है विक्षेपक बलयुग्म जब किसी कुंडली को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तब, क्योंकि यह जो आपके दोनों धारामापी हैं ये उसी सिद्धांत पर काम करते हैं। ये इसी सिद्धांत पर काम करते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम धारावाही कुंडली को रखते हैं तो उस पर एक बल काम करता है और वह घूमना प्रारंभ कर देती है। इसी सिद्धांत पर ये दोनों धारामापी बनाए गए हैं। इसमें N जो है कुंडली में फेरों की संख्या है, I उस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा है, प्रत्येक फेरे में वही धारा जाएगी। A जो है वो कुंडली के तल का क्षेत्रफल है, B वह चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें वह कुंडली लटकाई गई है, और साइन थीटा में जो थीटा कोण है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कुंडली का तल नहीं, कुंडली का जो तल है उस पर खींची गई अभिलंबोत रेखा, उसके बीच का कोण है थीटा। थीटा जो है वह कुंडली के तल पर खींची गई अभिलंब रेखा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। तब इस सूत्र में रख करके आप निकाल सकते हैं कि कितना बलयुग्म काम करेगा उस कुंडली को घुमाने में। ये दो प्रकार के धारामापी हमारे पास है। एक को हम कहते हैं निलंबित कुंडली धारामापी या सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या और दूसरे वाले को हम कहते हैं कि लिखित कुंडली धारामापी या पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, या उसको वेस्टर्न धारामापी भी कहते हैं। इसको वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है। वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है इसको, दूसरे वाले को, और पहले वाले को हम कहते हैं निलंबित कुंडली धारामापी या सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर कहा जाता है, ठीक है। दोनों में आप देख रहे होंगे कि एक ही मूलभूत अंतर है, दोनों में वही कुंडली है, वही सब कुछ है। इसमें नाम रखा गया है निलंबित कुंडली धारामापी। क्यों? क्योंकि इसमें जो कुंडली है वह लटकाई गई है, सस्पेंड की गई है, लटकाई गई है एक माफ कीजिएगा फास्फर ब्रांच की पत्ती के माध्यम से। फास्फर ब्रांच की पत्ती के माध्यम से यह कुंडली जो है दो चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच में लटकाई गई है, इसलिए इसका नाम हो गया है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो एक अंतर तो हो गया कि यह लटकाई गई है, और यह लटकाई नहीं गई है बल्कि दो चूलों के बीच में स्प्रिंग के माध्यम से यह झूलती रहती है। ये लटकी नहीं हुई है बल्कि दो जगह फिक्स है, लेकिन स्प्रिंग के माध्यम से दो चूल है, मतलब उसको आप कह सकते हैं दो फिक्स स्थान है, उनके बीच में झूलती रहती है। एक अंतर तो ये हो गया बेसिक अंतर। दूसरा अंतर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर एक संकेतक लगा हुआ है, अर्थात विक्षेप को पढ़ने के लिए एल्यूमिनियम का एक संकेतक लगा हुआ है। आप सीधे जो है वो पढ़ सकते हैं कितना विक्षेप हुआ है, और यहाँ पर विक्षेप के पढ़ने के लिए मीटर पैमाना यहाँ शो नहीं किया गया है, 1 मीटर पैमाना होता है, और साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा मिरर लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, क्योंकि जब कुंडली घूमती है तो उसके साथ में ये मिरर भी घूमता है। कितना कोण ये मिरर घूमेगा इसी पर निर्भर करता है कि ज्यादा कोण घूमेगा तो विक्षेपक बलयुग्म ज्यादा काम करेगा, इसका मतलब कम घूमेगा तो कम कार्य करेगा। तो यहाँ पर विक्षेप को पढ़ करके हम धारा के मान को कैलकुलेट करते हैं, तब मालूम चलता है कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, और वहां पर
सीधे एल्यूमिनियम का संकेतक घूम करके अपने आप बता देता है। आप कह सकते हैं बिल्कुल ये रेडीमेड वर्क है ना, आप सीधे देख लेंगे बाहर से मालूम चल जाएगा कितना धारा बह रही है। इसको थोड़ा सा गणना करनी पड़ेगी तब मालूम चलेगा। तो पहले इसको बता देते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें यह निलंबित कुंडली धारामापी जो होती है, इसमें एल्यूमिनियम का एक फ्रेम होता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। उस एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तारों को लपेट करके एक कुंडली बनाई जाती है। तांबे के तारों को लपेट करके एक कुंडली एल्यूमिनियम के फ्रेम पर बनाई जाती है। इसके बीच में ये आयताकार कुंडली होती है, ये कुंडली आयताकार होती है। कुंडली आपकी आयताकार होगी, एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटा रहेगा। उसके बीच में एक नर्म लोहे की क्रोड होती है। ये देखिए नर्म लोहे की क्रोड है और ये आपको दिख रहा होगा आयताकार। ये आयताकार नहीं होता, ये बेलनाकार होता है। इसकी विशेषता होती है बेलनाकार क्यों होता है ये। तो नर्म लोहे की जो क्रोड होती है वह उसी एल्यूमिनियम के फ्रेम पर जो तांबे के तारों को लपेट करके कुंडली बनाई गई है, यही चीज यहां भी है, यही चीज यहां भी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये आपको दिख भले अंतर रहा हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों की कुंडली एक जैसी बनी होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तारों को लपेट करके कुंडली बनाई जाती है, उसके बीच में नर्म लोहे की क्रोड रखी जाती है। आप आगे पढ़ेंगे एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद, नर्म लोहे की जो क्रोड है उसके रखने से क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। कहने का मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाने के लिए नर्म लोहे की क्रोड रखी जाती है। अगर किसी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम है और उसके भीतर आप नर्म लोहे की क्रोड रख दें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, क्योंकि नर्म लोहा जो होता है वह लव चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, पदार्थ जो है कितने प्रकार के हैं, लव चुंबकीय, प्रचुंबकीय, अणुचुंबकीय, आप आगे पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ पर नर्म लोहे की जो बेलनाकार क्रोड होती है वो इस एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर जो कुंडली बनी हुई तांबे के तारों की उसके भीतर रखी होती है। और यह पूरा जो आपका सिस्टम होता है, यह पूरा सिस्टम एक फास्फर ब्रांच की पत्ती, ठीक है ना, के माध्यम से ये ऊपर से जो है लटकाई गई है। ठीक है ना, फास्फर ब्रांच की पत्ती जो होती है बिल्कुल पतली होती है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि यह जैसे ही धारा इसके अंदर से प्रवाहित होगी यह घूमेगा तो यह स्वयं विरोध नहीं करता। अन्य कोई धातु रहेगी तो घूमने की जगह वह विरोध करना प्रारंभ कर देगी। जब ये खुद ही विरोध करेगी कुंडली कहां से घूमेगी, और कुंडली घूमने से ही हम विक्षेप पढ़ेंगे। कहने का मतलब कुंडली को घुमाए और खुद धारा कम से कम ले। तो ये फास्फर ब्रांच या क्वार्ट्ज का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्वार्ट्ज या फास्फर ब्रांच की पत्ती में यह विशेषता होती है। ठीक है, कि इसमें ऐठन होने में या घूमने में खुद कम से कम धारा लेता है। तो यह उस फास्फर ब्रांच की पत्ती के माध्यम से यह कुंडली आपकी दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच में लटकी रहती है। ये शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंड आपके जो होते हैं यह घोड़े के नाल के सदृश होते हैं। घोड़े के नाल के सदृश बेलनाकार होते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि बेलनाकार चुंबकीय ध्रुवखंड है, एक उत्तरी ध्रुव का है, दूसरा दक्षिण ध्रुव का है। दो शक्तिशाली ध्रुवखंडों के बीच में कुंडली रखी हुई बेलनाकार, तो ये अवतल आकार के हैं। जब हमने बता दिया कि घोड़े के नाल के आकार के हैं तो ये अवतल बेलनाकार ये भी हो गए, और ये बेलनाकार आपकी क्रोड भी है। तो बेलनाकार जो आपकी क्रोड है भीतर और बेलनाकार चुंबकीय जो अवतल ध्रुवखंड है उनसे चुंबकीय क्षेत्र हमेशा त्रिज्य रहता है। जैसे ये बेलनाकार स्तंभ हो गए और यहाँ पर बेलनाकार आपकी क्रोड है, तो यहां से चुंबकीय बल रेखाएं त्रिज्य आएंगे। अगर आप यहाँ आयताकार रखे होते और ये भी आयताकार होता, चुंबकीय बल रेखाएं समांतर निकलती, तो समांतर निकलते उनकी तीव्रता में कमी आ जाती। और यहाँ पर क्या है, अवतल आपने पृष्ठ रखा हुआ है, चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र की तरफ आ रही हैं, तो यहाँ से जो बल रेखाएं होती हैं सीधे केंद्र की तरफ आती हैं। ऐसे मतलब चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ा देती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ा देती हैं। और वैसे भी ये शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच में रखा ही हुआ होता है, क्योंकि जितना ही ज्यादा बी की वैल्यू रहेगी उतना ही ज्यादा यहाँ पर प्रत्यानयन बलयुक्त का आघूर्ण यानी विक्षेपक बलयुक्त का आघूर्ण काम करेगा, कुंडली को घुमाने में हेल्प करेगा।
तो यह जो है दो समकालीन चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच में फास्फोरस ब्रांच की पत्ती के माध्यम से लटकी होती है। ऊपर जो है एक मरोड़ टोपी लगी होती है। मरोड़ टोपी का क्या काम है? फास्फोरस ब्रांच की पत्ती तो घूमती जाएगी जब, तो उसको रोकने वाला भी कोई चाहिए। लगातार घूम जाएगी तो आप विक्षेप पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये मरोड़ टोपी जो होती है वह जैसे ही ऐंठन उत्पन्न होती है वैसे ही एक प्रत्यानयन बलयुग्म लगा करके उसको पूर्व की अवस्था में लाने का प्रयास करती है। जैसे ये हमारी क्रोड है, जब ये घूमने का प्रयास करती है तो पत्ती भी ऊपर घूमेगी, ऊपर जो मरोड़ टोपी हमारी है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम करके उसको पुनः अपनी अवस्था में लाने का प्रयास करती है। तो ये कुंडली आपकी अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करती है। परिणाम स्वरूप ये होता है कुछ ही देर बाद दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं और अब उसी अवस्था में कुंडली आगे नहीं बढ़ पाती, न तो वापस लौट पाती है, कुंडली अपने स्थान पर वहीं पर रुक जाती है। तो ये मरोड़ टोपी काम है प्रत्यानयन बलयुग्म का को उत्पन्न करने के लिए। तो ये आपकी फास्फोरस की पत्ती है, एक प्रत्यानयन बलयुग्म आपका ऊपर लगा है इसी मरोड़ टोपी के कारण। नीचे की ओर एक स्प्रिंग के माध्यम से एक पेच आपका T2 है, ऊपर की तरफ एक पेच T1 है। पेच T1 और T2 के बीच में जो है यह पूरा सिस्टम आपका पत्ती से लेकर के सारा जो सिस्टम लगा हुआ कुंडली का ये लगा रहता है। क्योंकि धारा का जो संपर्क है, जब आप लैब में जाएंगे धारा प्रवाहित करेंगे, एक खुट्टी यहां रहेगी, यहां पर एक तार के सिरे को बांध देंगे आप और दूसरे सिरे को आप यहां बांध देंगे तो धारा जो है इसके अंदर से कुंडली के अंदर से होकर जाएगी। ये आपको देखने में लंबा लग रहा होगा, लंबा नहीं, बिल्कुल छोटा सा, इतना बड़ा सा यंत्र होता है ये। इसके ऊपर जो है एक बॉक्स होता है, ठीक है, लकड़ी का या प्लास्टिक का बॉक्स हो सकता है, वो एक बॉक्स होता है। उस पूरे बॉक्स के भीतर ये सिस्टम आपका बंद रहता है। बाहर से विक्षेप पढ़ने के लिए एक आपका ग्लास लगा होता है, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कांच लगा होता है, उसी के माध्यम से आप विक्षेप को पढ़ते हैं। यहां पर जो दर्पण लगा हुआ है, ये दर्पण ठीक जो है क्रोड के ऊपर लगा रहता है, अर्थात एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर लगा होता है। जब ये घूमता है दर्पण भी घूमता है। दर्पण के घूमने के विक्षेप को आप पढ़ते हैं कि ये 10 अंश घूमा है कि 20 अंश घूमा है या 30 अंश घूमा है। पत्ती के विक्षेप को तो आप पढ़ नहीं सकते, पत्ती तो पतली सी है, कितना घूमी है उसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो दर्पण लगा रहेगा, कितना घुमा हुआ है उसकी दिशा को आप आसानी से जान सकते हैं। तो यहाँ पर T1 और T2 दो पेच होते हैं। मरोड़ टोपी फास्फोरस ब्रांच की पत्ती में प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण पैदा करती है। दर्पण जो लगा होता है इसके साथ एक मीटर भी छोटा लगा होता है पढ़ने के लिए कि विक्षेप कितना हुआ है। क्रोड के बारे में, एल्यूमिनियम के फ्रेम के बारे में आपको मैंने बता दिया, दो ध्रुवखंड है ये बताई दिया आपको, इसमें कोई समस्या नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि जब धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात T1 को हम धन सिरे से जोड़ेंगे, T2 को ऋण सिरे से जोड़ेंगे, तो धारा इसके अंदर से प्रवाहित होती है। तो क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऑलरेडी प्रेजेंट है इस चुंबक के कारण, और जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे हम तो चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाह के कारण, ठीक है, एक बलयुग्म का आघूर्ण काम करता है। और उस बलयुग्म के आघूर्ण का मान आपको पहले बता दिया हमने, टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा होता है। जहां n इस कुंडली में फेरों की संख्या है, I इसमें प्रवाहित धारा है, A कुंडली के तल का क्षेत्रफल है, B चुंबकीय क्षेत्र है जो इसके बीच पैदा हुआ है, और साइन थीटा में थीटा इस जगह पर थीटा का मान हमेशा 90 रहेगा, इसीलिए इसको त्रिज्य बनाया गया है। कुंडली हमारी बेलनाकार है, कुंडली बेलनाकार हमारी है, समझ रहे हैं। और कुंडली के तल की दिशा पूछी जाएगी तो इसके पृष्ठ पर खींची गई अभिलंबोत रेखा हो जाएगी और चुंबकीय बल रेखाएं आपकी सीधी वर्टिकल आएंगी, क्योंकि ये अवतलाकार आपको बताया पहले हमने, ये अवतलाकार या घोड़े के नाल के आकार का होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा त्रिज्या की दिशा में होगी। ये कुंडली हमारी बेलनाकार है और पृष्ठ की दिशा पूछी जाएगी तो खींची गई स्पर्श रेखा इस पर प्रदर्शित होगी, ठीक है। दोनों के बीच का कोण जो है हमेशा 90 अंश रहेगा। तो यहाँ इस अवस्था में थीटा का मान हमेशा 90 रहेगा, और उस अवस्था में जो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण होता है, माफ कीजिएगा, विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण होता है। यहाँ पर दो बलयुग्म के आघूर्ण काम करेंगे, एक विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण जो कि धारा के नाते, एक अभी मरोड़ टोपी अपने स्थान पर वापस आने का प्रयास करेगी, वो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहलाएगा, ठीक है।
तो विक्षेपक बलून का जो आघूर्ण है वो अधिकतम काम करेगा और किसके बराबर होगा, ये टाउ इक्वल टू NIAB के इक्वल होगा। ठीक है, अब यह जब घूमने का प्रयास करेगी तो फास्फर ब्रांच की पत्ती मरोड़ टोपी के माध्यम से पुनः अपने स्थान पर लाने का प्रयास करेगी। अगर इस फास्फर ब्रांच की पत्ती की जो मरोड़ दृढ़ता है, मरोड़ दृढ़ता, ठीक है, एक टर्म है, एक गुणांक है मरोड़ दृढ़ता, अलग अलग पत्तियों के अलग अलग होता है। अगर मरोड़ दृढ़ता C हो, C, अगर पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C हो और पत्ती में उत्पन्न होने वाला ऐंठन, मतलब घुमा हुआ कोण मान लीजिए, वही ऐंठन कोण मान लीजिए, पत्ती में घुमा हुआ जो ऐंठन है वो 5 हो, तो C इंटू 5 यही जो है प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण होता है। प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण यही होता है C इंटू 5। इस अवस्था में अगर ये घूमेगी तो प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण के माध्यम से C इंटू 5 के माध्यम से यह रोकने का प्रयास करेगी। परिणाम स्वरूप जो है थोड़ी देर में न तो ये कुंडली आपकी क्लॉकवाइज घूमती है और न ही एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तब उस अवस्था में NIAB इक्वल टू हो जाता है C इंटू 5। NIAB इक्वल टू हो जाता है C इंटू 5, या यहां से I इक्वल टू हो जाएगा C अपान NAB। 5 को अलग हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे I को हमने रोक दिया, यहाँ पे I को फिक्स कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये हो गया C अपान NAB को नीचे कर दिया, इंटू 5 अलग कर दिया। यहां से आप देख रहे हैं कि जो C है, C जो है वह मरोड़ दृढ़ता है पत्ती की, क्योंकि फास्फर ब्रांच की पत्ती है, धातु फिक्स है तो मरोड़ दृढ़ता भी इसकी फिक्स होगी। कुंडली फेरों की संख्या आपने 100, 200, 400 जो एक बार लपेट दिया होगा वो फिक्स कर दिया। कुंडली के तल का क्षेत्रफल भी फिक्स हो गया, चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच में लटकी हुई है इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का मान भी फिक्स हो गया। तो ये जो मान होता है आपका, ये हमेशा फिक्स रहता है, यह मान हमेशा फिक्स रहता है, इसलिए I प्रोपोर्शनल टू होता है 5। I प्रोपोर्शनल टू 5 मतलब धारा ज्यादा प्रवाहित होगी कुंडली में तो ज्यादा घूमेगा, ऐंठन ज्यादा पैदा होगी, और अगर कम धारा प्रवाहित होगी तो ऐंठन कम पैदा होगी। तो I प्रोपोर्शनल टू हो जाता है 5 के, अर्थात धारा जो है वह विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, धारा विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। और यहाँ पर ये जो आपकी राशि है इसको हम दिखाते हैं K से। K इक्वल टू होता है C अपान NAB। इसी K को हम कहते हैं धारा परिवर्तन गुणांक। K को हम कहते हैं धारा परिवर्तन गुणांक, और I इक्वल टू K5 होता है, या सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं कि I प्रोपोर्शनल टू 5 होता है, धारा विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, देखिए दूसरे वाले में आ जाइए एक मिनट के लिए। यहाँ पे ये जो है लिखित कुंडली धारामापी है, ठीक है, इसका नाम है पियोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, या हम इसको वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। तो वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर में क्या आता है, आपको अंतर पहले ही बता दिया हमने कि यहाँ पर दो अंतर है। एक अंतर बता दिया कि एल्यूमिनियम का एक संकेतक होता है जो कि इस कुंडली के साथ ही संबद्ध रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो चुल्लों के बीच में जो है यह कुंडली आपकी झूल रही है। यह कुंडली जो घूमती है, ठीक है, तो उसी कुंडली के ध्रुव के साथ में एक एल्यूमिनियम का संकेतक लगा होता है। जैसे ये थोड़ा घूमेगी, जब ये घूमेगी संकेतक भी घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी संकेतक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। धारामापी में हमेशा बीच में 0 लिखा होता है। इसके राइट साइड भी निशान बने होते हैं, लेफ्ट बने होते हैं, क्योंकि कुंडली इसमें दोनों ओर घूमने के लिए फ्री होती है, ये किसी भी दिशा में घूम सकती है। इसलिए धारा जो है वो इधर भी बता सकता है, ऊपर भी बता सकता है। तो एल्यूमिनियम का एक लंबा सा संकेतक जो है इसके साथ लगा होता है, जो सीधे आपको बताता है। आप जब अमीटर को देखेंगे, अमीटर के ऊपर एक ऐसे कांच की पट्टी लगी होती है, उस पर एल्यूमिनियम का संकेतक ऐसे स्थिर रहता है। जब धारा बढ़ती है तो एल्यूमिनियम संकेतक जो होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, या मिली एम्पियर में है तो 50 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, इसी तरह से आगे बढ़ता है।
तो एक तो अंतर यह हो गया कि यहाँ पर विक्षेप को आपको पढ़ना नहीं है, पहले बता दिया हमने आपको। दूसरा, इसमें कुंडली जो है वो लटकी नहीं हुई है, अर्थात न तो पत्ती लगी हुई है, न तो मरोड़ टोपी लगी हुई है, और न ही यहाँ पर एल्यूमिनियम, माफ कीजिएगा, दर्पण लगा हुआ है पढ़ने के लिए। ये दो अंतर है। बाकी इसकी जो भी रचनाएं हैं, जो भी कार्यविधि है, सब आपको जैसे उसमें था वही इसमें भी है। दो सुग्राहिता आपको पढ़नी है। एक को हम करते हैं धारा सुग्राहिता, दूसरे को कहते हैं वोल्टेज सुग्राहिता। अगर ये कहा जाए आपसे, बताइए धारा मापी की धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं? धारा मापी की धारा सुग्राहिता आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं? 11 B2 का होगा। हाँ, अंदर है, संतोषकारक उनके पास है। ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि धारा सुग्राहिता क्या है या वोल्टेज सुग्राहिता क्या है, तो पहले हम आते हैं धारा मापी की धारा सुग्राहिता। धारा मापी की धारा सुग्राहिता में हम आते हैं। ठीक है। धारा मापी की धारा सुग्राहिता है, उसको एस से दिखाते हैं। एस, कोई भी धारा मापी वो ज्यादा सुग्राही कब कहा जाएगा? जब उसमें कम धारा प्रवाहित होने से ही ऐंठन ज्यादा उत्पन्न हो जाए। भाई धारा प्रवाहित होगी, घूमेगा ही नहीं, तो सुग्राही तो नहीं हो पाएगा। फिर अगर धारा प्रवाहित हो तो अगर थोड़ी भी धारा बढ़ जाए तो वो घूम जाए, दिखा दे कि हाँ प्रवाहित धारा हुई है। नहीं तो वो 2 मिली एम्पीयर धारा को बताए ही ना हो, मतलब बताए ही ना, तो आप कहेंगे कि धारा मापी सुग्राही नहीं है। तो धारा मापी वह अच्छा माना जाएगा जो कम से कम धारा प्रवाह से अधिक घूमे। कहने का मतलब कि धारा मापी में होने वाले विक्षेप और धारा मापी में प्रवाहित धारा, दोनों के रेशियो को हम कहते हैं धारा मापी की धारा सुग्राहिता। धारा मापी की धारा सुग्राहिता, ठीक है, उसमें उत्पन्न होने वाले विक्षेप और प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। इसके पहले अभी हमने यहां पर I की वैल्यू आपको बताया था, तो S इक्वल टू हो जाएगा फाई अपान, I की वैल्यू हमने वहां पर रखा था, तो I की वैल्यू आई थी C अपान फाई, नीचे हो जाएगा, ऊपर था NAB। आपको I की वैल्यू यही लिखी गई थी, NAB अपान C इंटू, माफ कीजिएगा सर, C अपान NAB। ये वैल्यू आपको I की लिखी गई थी। अगर ये I की वैल्यू हम यहां रख दें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि C नीचे हो जाएगा, फाई नीचे हो जाएगा, NAB ऊपर हो जाएगा, तो फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, S इक्वल टू हो जाएगा NAB अपान C। तो धारा मापी की जो धारा सुग्राहिता होती है उसको कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा करके, कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा करके, कुंडली के तल के क्षेत्रफल को बढ़ा करके और कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा करके, जिसमें वो रखा हुआ है ये बढ़ा करके, या C जो मरोड़ दृढ़ता है इसको घटा करके आप यस अर्थात इसको यस I भी कर सकते हैं, धारा सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं। तो धारा मापी की धारा सुग्राहिता को आप इन विधियों से बढ़ा सकते हैं। वोल्टेज सुग्राहिता में आ जाइए। वोल्टेज सुग्राहिता उसको हम दिखाते हैं यस V से। धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता से आशय होता है धारा मापी में होने वाला विक्षेप बटे धारा मापी के दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर फाई अपान जी। फाई अपान ए को हम कहते हैं धारा सुग्राहिता और फाई अपान भी को कहते हैं वोल्टेज सुग्राहिता। ठीक है। अगर यहां पर हम V की वैल्यू रखें तो V इक्वल टू होता है IR। V इक्वल टू क्या होता है IR, तो IR यहां रख दिया हमने। फिर SV की वैल्यू हो जाएगी फाई अपान I। I की वैल्यू अगर यहां रख दें हम, कहां से ये वैल्यू रखते हैं हम I की, जो C फाई अपान NAB है, तो यहां हो जाएगा C फाई R भी यहां पर ऑलरेडी है, NAB को हमने ऊपर कर दिया, ध्यान दीजिएगा, NAB को ऊपर कर दिया हमने, तो फाई से फाई कट गया, तो S इंटू V की वैल्यू हो गई NAB अपान C इंटू R।
एस भी इक्वल टू हो जाएगा एन ए बी अपान सी इंटू आर हो जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एस भी जो है वोल्टेज सुग्राहिता है, मतलब वोल्टेज के दृष्टिकोण से सुग्राही कब होगा वो, जबकि ये ऊपर की राशि का मान ज्यादा हो और नीचे की राशि का मान कम से कम हो। नीचे की राशि का मान कम हो, ऊपर की राशि का मान ज्यादा हो, तो वोल्टेज के दृष्टिकोण से वो सुग्राही होगा। और धारा सुग्राहिता तो आप बता ही दिया हमने, लेकिन इसमें यहाँ पर एक दिक्कत है कि अगर यन ज्यादा होगा, कुंडली में फेरों की संख्या जो है अगर ज्यादा हो जाएगी तो उस अवस्था में कुंडली का द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा और फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो तार की लंबाई बढ़ जाएगी, तार की लंबाई बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। इसलिए अगर यन का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान भी बढ़ जाएगा। तो यन का मान बढ़ाने से अब यहाँ पर वोल्टेज सुग्राहिता नहीं हो पाएगी। क्षेत्रफल अगर कुंडली का बढ़ा देंगे आप, तो कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ाने से भी क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा तो कुंडली में ज्यादा तारों की आवश्यकता भी होगी और द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो घूमने में उसको दिक्कत होगी कुंडली को। ठीक है, तो यन और ए को बढ़ाएंगे अगर आप तो आर प्रभावित होगा आपका। सी को आप बढ़ा नहीं सकते, सी को बढ़ाने घटाने कोई मतलब ही नहीं है। हमने इसीलिए फास्फोरस ब्रांच की पत्ती या क्वार्ट्ज की पत्ती पहले से भी लिया हुआ है, जिससे कि मरोड़ दृढ़ता इसकी कम से कम रहे, है ना। इसलिए हमें वोल्टेज लाभ जो मिलेगा वो फिक्स मिलेगा। तो केवल बी की वैल्यू को अगर बढ़ा दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अगर केवल बढ़ा दें हम, तो वोल्टेज लाभ मिल जाएगा। अर्थात जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है उसी को हम जितना ज्यादा से ज्यादा प्रबल कर पाए उतना ही ज्यादा हमको वोल्टेज लाभ मिल जाएगा। और वोल्टेज लाभ जहां हो जाएगा वहां धारा लाभ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब धारा मापी का अमीटर में और वोल्टमीटर में रूपांतरण ये पढ़ेंगे आप, प्रैक्टिकल में भी है और साथ साथ ये थ्योरी दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा कल करेंगे।